अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2.35, 35 एंड 35। हमने बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या फिर ये इरेशनल है। तो दोस्तों ये नंबर रैशनल है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये नंबर क्यों रैशनल है। सबसे पहले तो ये देखिए कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं 35, 35, 35, यानी ये सेम नंबर हैं और एक ही नंबर दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है। यानी ये 35 है, उसके बाद फिर से दोबारा 35 है और फिर से दोबारा 35 है, यानी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम उसको कह देंगे कि ये रैशनल है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें दिया गया है 0.6 बार। जो 6 के ऊपर ये जो बार है ये स्पेशली रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास जो रियल डिजिट है वो है 0.6, 6 और 6, यानी जो 6 है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर अब ये हमारे पास रिपीट हो रहा है यानी इसकी तरह, जिस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि 35 बार बार रिपीट हो रहा है, इसी तरह 6 भी हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको भी कह देंगे कि ये भी रैशनल है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 2.236067 एंड सो ऑन, यानी कि 2 के बाद ऐसे बहुत सारे डिजिट हैं जो आपस में सेम तो नहीं है, रिपीट तो नहीं हो रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तादाद में है कि हम उसको सो ऑन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हम इसको रैशनल तो नहीं कह सकते क्योंकि ये नंबर सेम नहीं है और रिपीट होते जा रहे हैं, हमें इनकी लिमिट का नहीं पता, इसलिए ये नंबर होंगे इररैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √7। तो √7 को अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास √7 की वैल्यू होती है 2.6457 एंड सो ऑन, यानी कि ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये रैशनल तो नहीं होगी क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे बल्कि सो ऑन की फॉर्म में है, यानी कि हमें नहीं पता कि ये कितने हैं, ये लातादार डिजिट हैं। ठीक है, तो 0.7 जो है वो इसके इक्वल होता है, इसलिए हम इसको भी इररेशनल रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं और इसमें क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटिंग डिजिट नहीं है जिस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन में था या फिर सेकंड क्वेश्चन में था। क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो रहे इसलिए हम इसको इररेशनल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेसिकली ये एक मैथमेटिकल टर्म है और जो है वो अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो फिर इसका आंसर होता है 2.718281 एंड सो ऑन, यानी कि इसका डिजिट भी ये भी बहुत लंबा चला जाता है, जिसकी वजह से ये रिपीटिंग तो नहीं कह सकते हम इसे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट, तो ये देखेंगे 8 हो रहा है रिपीट, लेकिन इसके दरमियान में 2 आ रहा है, यानी कि ये सिंपली स्मूथली रिपीट नहीं हो रहे कि 7718 इस तरह। तो इसको भी हम रैशनल नहीं कह सकते क्योंकि एक तो हमें इनकी तादाद का नहीं पता, ये सो ऑन की फॉर्म में है, और दूसरा ये कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये भी हमारे पास होगा इररेशनल। द नेक्स्ट वन इज पाई, इसको हम पाई बोलते हैं, ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है। बेसिकली अगर हम पाई को जो है वो सॉल्व करें कैलकुलेटर पर तो इसकी वैसे वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू होती है 22.7। अगर हम 22.7 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो होता है 3.1415 एंड सो ऑन, यानी कि ये डिजिट भी बहुत ज़्यादा लंबे चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें सो ऑन करना पड़ता है क्योंकि हमें इनकी तादाद का सही तरह पता नहीं होता और इसमें नंबर भी जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते, इसलिए हम इसको भी इररेशनल रिप्रेजेंट कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज 5 प्लस √11। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 5 प्लस √11 तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर हमें देता है 8.36, यानी 666, उसके बाद 2479 एंड सो ऑन, यानी कि ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लंबी है और इसमें अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो 6 है, लेकिन वो इस तरह रिपीट नहीं हो रहा कि नेक्स्ट सो ऑन सारे डिजिट 6 आए, और वैसे भी हमें सो ऑन ये नहीं पता कि कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको भी इररेशनल बोल देते हैं। द नेक्स्ट वन इज 3 प्लस √13। 3 प्लस √13 को भी हमें अगर हम इसी तरह 5 प्लस √11 की तरह कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास होता है 5.333760।
2 0 एंड सो ऑन। मीन्स अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें कि 3√3 प्लस √13 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर आपको ये आंसर देगा, जो कि बाकी पिछले की तरह बहुत ज़्यादा लंबा है और सो ऑन की फॉर्म में है और कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको भी बोल देंगे कि ये भी इर्रेशनल है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका वैल्यू जो है वो 15/4 है। अगर हम 15/4 कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, यानी 15 डिवाइडेड बाय 4 करें, तो इसका आंसर हमारे पास होता है 3.75। यानी यहाँ पर ये वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसके आगे ना तो सो ऑन आता है और ना ही कोई रिपीटिंग डिजिट्स आते हैं जो हम इसको ज़रा क्लासीफाई करें, तो फिर 3.57 एक बहुत माइनर सी अमाउंट है, जिसकी वजह से हम इसको रैशनल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके आगे सो ऑन भी नहीं है और ना ही कोई रिपीटिंग डिजिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें कि ये रैशनल है या इर्रेशनल, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये फार्मूला तो हमने पढ़ा ही है कि a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हुए हैं, चाहे क्लास नंबर 8 में भी जो है ये फार्मूला यूज़ हुआ है। तो हमारे पास फिलहाल इसका ये पार्ट दिया गया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, इसी तरह ये हमारे पास a है और ये b है। तो इसमें हमारे पास a माइनस b, a प्लस b दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? a² माइनस b² के। तो इसको हम ऐसे ही लिख लें, a हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस b हमारे पास √2 है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस √2 जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 4 माइनस 2 होता है 2। सो इसको हम रैशनल बोलेंगे। बुक के पीछे इसका आंसर इर्रेशनल दिया गया है, लेकिन ये बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत है। इसका जो रियल आंसर है वो है 2 और ये रैशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है इसका पार्ट 2, जिसका पहला क्वेश्चन है √2। सो अगर हम कैलकुलेटर पे √2 लिखेंगे ना, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1.414, यानी कि इस डिजिट के इक्वल होता है अगर हम कैलकुलेटर पे √2 सॉल्व करें। सो इसका मतलब है कि 1 और उसके आगे है 0.4, यानी कि 1 पूरा है और उसके आगे जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाले ज़्यादा डिजिट्स होते हैं ना, इनको हम इग्नोर कर देते हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ पहले डिजिट को देखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमने इसकी नंबर लाइन को ड्रॉ कर देना होता है। अब ये आ गया हमारे पास 1 और इसके आगे पहले आप ये बात याद रखें कि एक डिजिट से, यानी 1-2 सेंटीमीटर होता है ना, उनके दरमियान ये जो माइनर लाइंस होती हैं ना, ये होती हैं 9। ठीक है, यानी 1 से लेके 2 के दरमियान 9 लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो 1.4 यानी 1 ये रहा और इसके आगे अब हमने 4 काउंट करनी है। सो 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 वाली लाइन आ गई और अगर हम इसको ऐसे करके इसके ऊपर एरो हेड लगा दें तो ये हमारे पास 1.4 रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3। सो √3 को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो √3 इक्वल होता है 1.732 के। सेम एज इट इज़, जैसे कि हमने इन दो डिजिट्स को इग्नोर कर देना है और 7 को देखना है, यानी 1 और उसके आगे 7 माइनर लाइंस। तो 1 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गई हमारी 7th लाइन और इसके ऊपर आ गया एरो हेड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 1/3। जो 4 1/3 है वो इक्वल होता है 13/3, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 4s आर और उसके बाद हम इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे। 3 4s आर 12 होता है, 12 के अंदर जब हम 1 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13/3 आ जाएगी। जब आप छोटे लेवल पे थे तो तब आपने ये क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करना सीखे थे। तो इसके बाद 13/3 को जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है हमारे पास 4.3, यानी कि 4 के बाद हमारे पास कितनी लाइंस आएंगी? 3 लाइंस आएंगी। तो 1 2 3, यहाँ पे हम इसको लाइन को ज़रा ऊपर करके इसके ऊपर लगा देंगे एरो हेड। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -2 1/7। सो माइनस को हमने यहाँ पे पहले इग्नोर कर देना है,
ठीक है, क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व करना है तो माइनस को हमने साथ में नहीं देखना। तो जब हम करेंगे 7 2 ज़ार होता है 14 और 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 15। तो 15/7 आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.14। और जो माइनस हमारे पास क्वेश्चन में था वो माइनस हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये देखिए यहाँ पे है ये 0। 0 से जो राइट हैंड की तरफ होती हैं ऑनवर्ड वैल्यूज़ वो प्लस में होती हैं, +1 +2 एंड +3 एंड सो ऑन। जो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ से तरफ वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं माइनस में, -1 -2 और -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया है -2.14, यानी -2 कंप्लीट है और उसके बाद उसका 1। ठीक है, पॉइंट के बाद जो 1 है वो, सो -2 और इसका 1 ये है। तो एक मार्जिन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये इसका जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी इसकी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 5/8। सो जब हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं कि 5/8 क्या है, तो 5/8 हमारे पास आता है 0.6। सो 0 मतलब कि 0 भी पूरा है, यानी 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 0 से आगे 0.6 डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 0 हो गया उसके बाद हम ये जो नंबर लाइन्स हैं इनको काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे आगे हमारी 6, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया एरो हेड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2 3/4। अब उसको सेम वैसे ही कि 4 2 ज़ार 8 और 8 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 और इसके नीचे 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे कि 11/4 क्या होता है, तो वो हमारे पास आएगा 2.75, यानी 2 कंप्लीट है, उसके बाद जो है वो 0.7 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसके आगे हम 7 डिजिट्स को जो है वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 7 के ऊपर हमने एरो हेड लगा दिया। तो ये जो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन थे वो ऐसे सोल्व होने। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि सब आपने जो है मार्जिन्स जो है ये जो लाइंस लगानी है सब आपने स्केल के साथ लगानी है ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 बार। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बार का मतलब होता है, यानी 0.4 बार का मतलब है कि ये सो ऑन है, कि ये चलता जा रहा है। ऐसे 4 बहुत ज़्यादा है लाइन में। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है, जिस तरह हम मतलब सपोज कर लेना है कि x इज़ इक्वल्स टू 0.444 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास बन जानी है इसकी इक्वेशन 1। उसके बाद हमने कर लेना है, दोनों तरफ हमने करना है 10 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाई विद 10। इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 एंड सो ऑन। सो 10x, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, जब हम 10 को 0.444 सो ऑन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 4.44 एंड सो ऑन। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सो इसके बाद हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। ठीक है, सो सबसे पहले 10x लिखेंगे हम यहाँ पे 10x, इसको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देना है x, यानी 10x में से हमने x माइनस कर देना है। उसी तरह इसकी ये जो लेफ्ट साइड हमने लिख ली, इस तरह इसी की राइट साइड 4.44 सो ऑन माइनस इसकी राइट साइड 0.444 एंड सो ऑन। 10x माइनस एक्स तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 4.44 सो ऑन एंड 0.444 सो ऑन। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 4, ओनली 4 आएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे x हम इधर रख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4.9। इसमें एक किस्म की आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हमारे पास आ गई है 4.9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.37 बार। तो 37 बार का मतलब होता है कि चलता जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.37 37 37 एंड सो ऑन। ठीक है, पिछली बार हमने इसको लेट कर लिया था जिस तरह, उस तरह इसको अब भी लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.373737 एंड सो ऑन। सो पिछली बार हमने इसको इसकी बोथ साइड को इसको पहले हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं।
फिर पिछली बार हमने इसकी जो दोनों साइड्स थी उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था 0.4, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट था। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, जिसकी वजह से हम अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बाय मल्टीप्लाइंग विद 100, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 37 एंड 37 सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 37.37 37 एंड सो ऑन। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सो पहले की तरह इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 37.37 37 सो ऑन माइनस 0.37 37 सो ऑन। तो ये हमारे पास बन जाएगा 99x इज इक्वल्स टू, इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो देगा 37। तो x इज इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 37.99। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.21 बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बार का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 0.21 21 21 एंड सो ऑन आ जाएगा। फिर हम इसको दोबारा लेट कर लेंगे, लेट इज इक्वल x इज इक्वल्स टू 0.21 21 एंड 21 सो ऑन। उसके बाद हम इसकी बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ बाय मल्टीप्लाइंग वो जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी, यहाँ पर भी सेम वही इक्वेशन लिखेंगे। इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और फिर ये जो स्टेटमेंट हमने पहले लिखी थी वही स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इज इक्वल्स टू 100 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 0.21 21 21 एंड सो ऑन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 21.21 21 सो ऑन। सो इसी तरह ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 21.21 एंड 21 सो ऑन माइनस 0.21 21 सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा 99x, और एज यूजुअल यहाँ पे आ जाएगा 21, फिर x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 21 बाय 99। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 21/99। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है a प्लस 4 इंटू प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज़्यादा इसमें से मुश्किल पेपर बना तो हो सकता है इसमें कम से कम कोई एक आधा MCQs ही आए, वरना एज शॉर्ट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें वैसे आप लोगों को जो है वो प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड, यानी कि 4 को उन्होंने एज अ थर्ड डिजिट यूज़ किया है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को प्लस करें, उसको सेकंड डिजिट के साथ प्लस करें, तो इसका आंसर भी उसी के इक्वल होता है कि अगर हम 4 और b को प्लस करके बाद में a के साथ प्लस करें, यानी कि अगर हम डिजिट्स को आगे पीछे कर दें तो उसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। द नेक्स्ट वन इज़ 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये भी सेम वही बात, लेकिन इसमें
जो हमारे पास अमाउंट है वो जो है वो अमाउंट की फॉर्म में है, वो हमारे पास ABC की फॉर्म में नहीं है, और इसमें हम सेम डिजिट्स की एडिशन कर रहे हैं, बस उनकी जो पोजीशन है उसको डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या फिर ओवर एडिशन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है वो है x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली अगर कोई भी अमाउंट है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे तो उसका आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो ठीक है, इसको हम कह देते हैं एडिशन इनवर्स, यानी कि अगर हम इसको प्लस करेंगे तो फिर ये 2 की फॉर्म में आ जाएगा ना, कि अगर x प्लस एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2x। इसी तरह अगर हम x माइनस एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0। तो यानी कि ये एडिशन का इन्वर्स है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे एडिशन इन्वर्स। द नेक्स्ट वन इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी ए बी प्लस ए सी। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी जो ए है क्योंकि वो राइट साइड पे है, और अगर वो अंदर वाले अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एक अमाउंट को जो कि ब्रैकेट के अंदर एक अमाउंट है उसको 2 के अंदर स्प्लिट कर देगा, यानी कि ए को बी, ए बी अलग अमाउंट्स बन जाएंगी और ए सी अलग अमाउंट्स बन जाएंगी, यानी इसको 2 अमाउंट्स में स्प्लिट कर देगा। तो इसको हम कह देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है उसको तकसीम कर देगा प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ऑब्वियसली किसी भी अमाउंट को जब हम 0 के अंदर प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी अमाउंट को जब हम 0 के अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर में वही अमाउंट आ जाएगी, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। द नेक्स्ट वन इज 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100, यानी एक एज एन एग्जाम्पल्स यूज हुई हैं कि अगर यहाँ पे 100 की जगह कोई और डिजिट आ जाए उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर तो हमारे पास वही होगा। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा डिजिट जिसको अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर वही हो। ऑब्वियसली जब हम किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही निकलता है, तो हम उसको कह देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। The next one is 4 multiply into 5 multiply 8 is equals to 4 multiply 5 is multiply 8। So इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, वो भी सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें जहाँ पे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नज़र आ रहे हैं वहाँ पे प्लस थे। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहले प्लस थे, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे अब मल्टीप्लाई यानी इसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया है। तो ये भी सेम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो अंडर एडिशन थी, अभी आ जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। द नेक्स्ट वन इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, यानी कि जिस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन किया था कि जब हम 2 अमाउंट्स को प्लस करते हैं तो अगर हम उनकी जो है वो लोकेशन को चेंज करके उनको प्लस करें तो उसका आंसर तो आपस में सेम ही होगा। इसी तरह जब हम ए यानी कि कोई एक डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी राइट हैंड साइड पे जब हम उन दोनों को डीलोकलाइज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो उनका सेम ही होता है। तो इस तरह क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसमें भी हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहला यही है कि अगर हमारे पास -3 लेस देन है -1 के, ऑब्वियसली माइनस में अमाउंट जितनी बड़ी होती है वो बेसिकली उतनी ही छोटी होती है, यानी 0 के बाद जब हम माइनस में वैल्यूज़ लेते जाते हैं ना तो जैसे जैसे इनकी ये वाला डिजिट इंक्रीज़ होता जाता है ना, माइनस की वजह से वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है, तो अगर -3 -1 से लेस देन है तो जो 0 है वो ग्रेटर देन है 2 के। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ जो a है वो लेस देन है b के, देन 1/a जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/b के। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम जो a जो है वो लेस देन है b के, लेकिन अगर हम इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में ले जाएं यानी 1/, की फॉर्म में ले जाएं तो जो a है हमारे पास वो हमारे पास अब फिर ग्रेटर देन हो जाएगा b से। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन इज इफ़ ए जो है वो लेस देन है बी के, देन a प्लस सी जो है वो भी लेस देन होगा b प्लस सी के। ऑब्वियसली जब a जो है वो b से छोटा है, जो नेक्स्ट अब c जो है वो इनमें ऐड हो जाएगा, लेकिन c की अमाउंट तो सेम है। बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है बेसिकली, यानी 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो b जो है वो बेसिकली बड़ा है a से। ठीक है, द नेक्स्ट अगर हम लेट कर लें कि जो c है वो 1 के इक्वल है, तो अगर हम 2 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 3,
और b की वैल्यू हमारे पास पहले से ही 6 थी और 3 की वैल्यू हमने लेट की हुई थी 1। अगर हम 6 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये 3 बना, ये 7 बना। ऑब्वियसली अभी भी जो वैल्यू बड़ी है वो किसकी आ रही है, b की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है इफ़ ए सी, अगर ए सी की वैल्यू लेस देन है बी सी से, देन सी जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर ए सी लेस देन है बी सी से और सी जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, देन ए जो है वो बी से लेस देन होगा। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर बच्चे इनको समझें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, डबल माइंडेड हो जाते हैं। सो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं कि अगर हमारे पास c जो है वो 0 से बड़ा हो तो a जो है वो b से छोटा होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतनी जल्दी समझ नहीं आते बच्चों को, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। इफ़ ए सी जो है वो लेस देन है बी सी से, देन c जो है वो लेस देन है 0 से, और उसी तरह देन जो फिर a है वो फिर ग्रेटर देन हो जाएगा b से। यानी कि ऊपर वाली सेम सिचुएशन है और इसको भी उन्होंने सेम ही नाम दिया है, क्योंकि ये जो सिचुएशनशिप है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे जो c है वो हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन 0, यहाँ पे c हमारे पास आ जाता है लेस देन 0। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी ऊपर वाली भी, और ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो आइदर a जो है वो ग्रेटर देन हो b से और a जो है वो इक्वल हो b से, तो a जो है वो लेस देन होगा b से। मतलब कि 3 कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई हैं कि a b से लेस देन हो, a b के इक्वल हो, और a b से जो है a b से ग्रेटर देन हो, a b के इक्वल हो, और a b से लेस देन हो। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी उसका नाम है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम कहेंगे ट्राइको, यहाँ पे यू है, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 और सबसे लास्ट पार्ट है। उसका पहला क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। बेसिकली हमने इसमें 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उनको फाइंड करने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने करना है 1/3 + 1/4। जब हमने कोई भी डिजिट्स को जब हमने प्लस करना है, सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 4। तो 3 × 1 = 3, 4 वैसे ही आ जाएगा, 2 2 2 = 4, उसके बाद 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 12, ठीक है। तो 1/3 × 4 × 4 प्लस 1/4 × 3 यानी 3 को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एलसीएम में 12 आ जाए, और जिसके साथ हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 आ जाए, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 4 1 = 4, 3 4 = 12, प्लस 3 1 = 3 और 4 3 = 12। अब क्योंकि हमें इन दोनों के मतलब 1/3 और 1/4 के दरमियान जो है वो 2 रैशनल नंबर देने हैं, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 से। तो इस तरह जब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास सेम रहेगा 4, और 4 में जब 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7/12। यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाना मत भूलिएगा। 7/12 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास जो है ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/12 डिवाइडेड बाय 2/1, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में होती है, या तो इसको सीधा जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो वो भी वैल्यू वैसे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है रेसिप्रोकल का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/12। डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू उलट हो जाती है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2।
7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। इसी तरह जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सेकंड रैशनल नंबर तो हमने यही वैल्यू दोबारा ले लेनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड रैशनल नंबर। इसको आपने एज हेडिंग की फॉर्म में लिखना है। जब हम नीट क्वेश्चंस करेंगे तो इसको आप हेडिंग बना के लिखेंगे कि यहाँ पे अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही वैल्यू दोबारा लिख लेंगे 7/24 प्लस, अब हमने इसके साथ प्लस क्या करना है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू थी, क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था 1/3 और 1/4 के दरमियान। 1/3 और 1/4 को पहले हमने ऐड किया तो हमारे पास वो 7/24 आंसर निकला। अब हम 7/24 को इस डिजिट के साथ, ये जो हमारे पास सेकंड डिजिट होगा, इसके साथ दोबारा ऐड करेंगे। ठीक है, तो 7/24 प्लस 1/4 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम इसको ऐसा करेंगे तो फिर से दोबारा हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका एलसीएम हम यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं 24 और 4। ठीक है, तो 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6 are 12 and 2 1 is 2, 2 3s are 6 and 3 1 is 3. So 3 2s are 6, 6 2s are 12 and 12 2s are 24। तो इसका एलसीएम हमारे पास बनता है 24। ये पहले से ही 24 है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 7/24 वैसे लिख देंगे, प्लस 4 को हमने उसके साथ उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 24 आ जाए। तो 4 6 जार होता है 24, 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम दो रैशनल नंबर फाइंड करने वाले हैं तो इसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे जिस तरह हमने ऊपर किया था, इज इक्वल्स टू 7/24 प्लस 6/24 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, 7 को 6 के साथ प्लस कर देंगे, यानी कि हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 24 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 6, 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2। सो सेम हम रेसिप्रोकल का प्रोसेस करेंगे। अब ये हमारे पास जो है वो लास्ट वैल्यू है, ये सेम इसका रेसिप्रोकल का प्रोसेस जैसे भी हमने किया था तो वो करेंगे 13 डिवाइडेड बाय 24। इसको फिर हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे 12 बाय, बल्कि 12 नहीं सॉरी यहाँ पे 2 है, इसको हमने लास्ट टाइम 2 से डिवाइड किया था ना, तो 2/1, 13 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई के अंदर चेंज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 वैसे ही आ जाएगा। जब हम 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 जार 6 और 2 2 जार 4, 46 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो रैशनल नंबर हमें चाहिए थे, रैशनल नंबर। तो हमारे पास पहला रैशनल नंबर कौन सा आया, जो हमारे पास पहला रैशनल नंबर था वो था 7/24 और जो दूसरा था वो है 13/46, बल्कि 4 2 जार तो 8 होता है सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा 48, यानी कि इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जार 8 होता है, 2 2 जार 4 होता है, तो 48 हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए 74 और 13/48। सो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है 3 और 4, यानी अब हमने 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे 3 + 4, इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना आपने, 2, क्योंकि हमने पहले भी प्रीवियस में भी इसको 2 के साथ डिवाइड किया था क्योंकि हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्योंकि हमारे पास पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और अब ये सिंपल है तो आपको इसलिए ये चेंज लग रहा है, लेकिन हमने मेथड सेम वही किया है जिस तरह हमने पहले इसको 2 के साथ डिवाइड किया था, अब भी हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 और 4, 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। एक रैशनल नंबर तो हमारे पास आसानी से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे
सेकंड रैशनल नंबर। तो जो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि इसको अब हम लेंगे 7/2, इसको हमने प्लस करना था किसके साथ? ये जो हमारे पास सेकंड डिजिट था, याद आया आपको? जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि जो हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ जाता है इसको जब हम दोबारा प्लस करते हैं क्वेश्चन के सेकंड अमाउंट के साथ। सो 7/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको लेट्स सपोज 1 कर लेते हैं। जिस तरह मतलब हर डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ऑब्वियसली इसका एलसीएम जो है वो 2 ही आने वाला है कि 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 is 2 और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन 7/2 प्लस 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ताकि 2 आ जाए, 4 को भी 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 प्लस 4 2 जार 8/2। हमारे पास ट्रू एलसीएम आ गया 7 और 8, 7 + 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2। तो पहला हमारे पास ये आ गया रैशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में दोनों रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है 3/5 एंड 4/5, यानी कि वो जो रैशनल नंबर्स हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ये उसका लास्ट पार्ट है। तो जिस तरह एज यूजुअल हम पहले कर रहे थे 3/5, इसको प्लस कर देना है 4/5 के साथ। अब क्योंकि इनका एलसीएम सेम है, पहले से ही सेम है, तो हमें इनका एलसीएम सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे है 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7/5। फर्स्ट रैशनल नंबर तो हमारे पास आ ही गया, ठीक है। उसके बाद जब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर, सो 7/5 इसको हमने एज यूजुअल प्लस कर देना है 4/5 के साथ, ठीक है। बल्कि यहाँ पर ठीक है 4/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको एलसीएम इनका पहले से ही सेम है तो एलसीएम सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 + 4 7, 8 9 10 11, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11/5। इसको डिवाइड कर देना है हमने 2 के साथ, तो जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 11/5 डिवाइडेड बाय 2/1। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम यहाँ कर लेते हैं 11/5, इसको फिर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो हम 5 को 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 11 1 जार 11, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।